जय हिंद दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के अंदर। पहले पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। दोस्तों, क्या प्रॉब्लम थी? पहले सिस्टम पे क्या था? लोकल सेल्स टैक्स लगता था। फर्स्ट स्टेप पे ही मैन्युफैक्चरर से टैक्स ले लिया जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर आया सीएसटी प्लस वैट। कब आया? 2003 में। तब बहुत चिल्लम चिल्ली हुई। क्या चिल्लम चिल्ली हुई कि भैया मैन्युफैक्चरर से भी टैक्स लोगे तुम, तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी टैक्स दोगे, रिटेलर से भी टैक्स लोगे, तो तुम तो बहुत ज्यादा टैक्स लोगे। जिसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट को 5 साल लगे वैट समझने में। 2003 में हरियाणा ने अडॉप्ट किया, 2008 में यूपी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। तो ऐसी बेवकूफियां अपने लोगों को नहीं करनी है। वैट के अंदर किसी का कोई नुकसान नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से 5 साल तक गवर्नमेंट का अपना ही रिवेन्यू लॉस उन्होंने किया। ठीक है दोस्तों। अब सी फॉर्म, एफ फॉर्म, पता नहीं बहुत सारे फॉर्म्स, अटर्म शटर्म फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स थे, जिसकी वजह से कुछ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस हो जाता था। कास्केडिंग इफेक्ट, सर ये वर्ड कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन हम भूल गए हैं। एक बार थोड़ा सा रिपीट करो ना बेटा। टैक्स ऑन टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्सेस लगता था, क्योंकि सीएसटी जहां पे 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती थी, तो 2% का कॉस्ट में जुड़ता ही जुड़ता था। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ सर्विस टैक्स था, कुछ एक्साइज था, कुछ वैट था, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। आगे से हम सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, हम इसका मतलब ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये दोनों का इनपुट आपस में अलाउ हो जाता था, इनके साथ इनपुट अलाउ नहीं होता था। ठीक है बच्चों। वैट के साथ एक और ऑप्शन सीएसटी था, वो मिलता तो स्टेट गवर्नमेंट को ही था, लेकिन कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही करती थी बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सिर्फ नाम नाम था, सीएसटी। हमें लगता था सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, सेंट्रल सेल्स टैक्स नहीं। वो जाता था उसी स्टेट को जिस स्टेट से मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट होती थी। ठीक है दोस्तों। अब जीएसटी आया सर 2017 में। इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के खत्म कर दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के खत्म कर दिए। क्या क्या खत्म किया? एलएसटी, वैट, सीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के रिवेन्यू थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या रिवेन्यू खत्म हुए? सर्विस टैक्स और एक्साइज, इसको खत्म कर दिया गया। अब बच्चों, जब जीएसटी आया ना, खूब चिल्लम चिल्ली फिर दोबारा बची। भाई साहब, स्टेटें तैयार ना हुए कि भैया हम नहीं लगाते जीएसटी, हम नहीं लगाते जीएसटी, लड़ाई झगड़ा हुए। तो भैया गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बोली ठीक है भाई, तुम लोग बताओ तुम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अभी मैं इसको नीचे लाऊंगा, मुझे लगा शायद वो यहीं पे है, नीचे दिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम्स किन किन प्रोडक्ट्स को लेके थी, जिनके ऊपर आज तक जीएसटी नहीं लग पाया। 2017 से लेके आज हम 2024 में खड़े हैं, ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुके हैं। नाउ देयर विल बी 3 टैक्सेस इन जीएसटी। अरे तो एक ही टैक्स था, अब इसमें क्यों 3 टैक्स कर दिए? बच्चों करने पड़े, मजबूरी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली हमको ये रिवेन्यू चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोली हमको ये रिवेन्यू चाहिए। इन सबका कोलैबोरेशन बनाते बनाते 3 टैक्स लगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी होगी जो, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे यूटीजीएसटी लगेगा। सॉरी, दिल्ली इज अ स्टेट, अदर जो यूनियन टेरिटरीज है आपकी। ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी एक्ट। ठीक है। अब ये 3 टैक्स लगे सर, सेंटर के पास कौन सा जाएगा, स्टेट के पास कौन सा जाएगा? सर नाम से तो ये लग रहा है ये स्टेट के पास जाएगा, ये सेंटर के पास जाएगा, ये किसके पास जाएगा सर? ये कुछ अलग वर्ड आ गया सर, नाम से तो यही लग रहा है सर। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों स्टेट और सेंटर में दोस्तों डिवाइड होगा। सर फिर बवाल, लड़ाई झगड़ा होता होगा सर। देखो हमने को कुछ नहीं करना है, अपने को टैक्स समझना है यार। कैसे मर्जी डिवाइड होए, अपने आप सरकार देखे, सरकार का काम है डिवाइड कैसे करना। हम अभी इजी एक बार रेट समझ लेते हैं क्या क्या है। जीएसटी के रेट है जी 5, 12, 18,
28। ठीक है जी, ये जीएसटी के रेट है। अगर लोकल सेल्स होगी तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो लोकल सेल पे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो लोकल पे क्यों लगा रहे हो सीजीएसटी? ये तो सेंटर का प्रोडक्ट है। नहीं बच्चों, सेंटर ने अपना सर्विस टैक्स और एक्साइज का रिवेन्यू खोया, लोकल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वैट का रिवेन्यू खोया। तो जब लोकल सेल होगी तो दोनों को कुछ ना कुछ रिवेन्यू चाहिए। तो जब लोकल सेल होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल चला जाता था तब सीएसटी लगता था। वहां पे सीएसटी की बजाय इन्होंने कहा भैया एक काम करो, उसको आईजीएसटी लगाते हैं और इसको स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है बच्चों, अब जीएसटी का रेट अगर 2.5 है तो आईजीएसटी का रेट डबल हो जाएगा 5%। स्टेटों को डिवाइड करना है ना भैया, 6 6 12, 9 9 18, 14 14 28, यानी कि प्रोडक्ट का रेट 5 12 18 28 है। अगर आप इंटरस्टेट सेल कर रहे हो तो, अगर लोकल सेल कर रहे हो तो भी रेट यही है, लेकिन दो पोर्शन में डिवाइड करके टैक्स पेयर को जमा कराना है सीजीएसटी एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू आईजीएसटी। आईजीएसटी का जो रेट होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का जीएसटी का रेट आइडेंटिकल होगा ही होगा, सेम रेट रहेगा, वरना लड़ाई हो जाएगी सेंटर और स्टेट की एज यूजुअल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, अभी कुछ बच्चों को लगेगा हम लोग मॉड्यूल पे क्यों नहीं चल रहे हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसको डाउनलोड करने का, आप चाहो तो ये डाउनलोड कर सकते हो। कंसेप्ट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर सेम स्टेट में सेल हो रही है तो ऐसे ऐसे टैक्सेस लगेंगे। हम इजी कैलकुलेशन के लिए 10% का रेट रखा है, 5% सीजीएसटी 5% एसजीएसटी। 100 रुपए पे 5 रुपए 5 रुपए, 110 रुपए का माल बेच दिया, 150 पे 15 रुपए 165 रुपए, 150 पे 18 रुपए 198 रुपए। ठीक है जी, यहाँ पे रिवेन्यू किस किस को कितना मिलेगा? तीनों ही दिल्ली सरकार के पास रिवेन्यू जाने हैं और तीनों ही सेंटर के पास रिवेन्यू जाने हैं। ठीक है बच्चों, दिल्ली गवर्नमेंट के पास कितना रिवेन्यू आया? ये 5 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के पास, 7.5 माइनस 5 2.5 रुपए। ठीक है बच्चों, इनपुट टैक्स रेट का कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही। अब 9 रुपए माइनस 7.5 रुपए 1.5 रुपए, तो दिल्ली सरकार के पास टोटल 9 रुपए रिवेन्यू गया, 5 2.5 1.5, जो वैट में भी यही था, तो दिल्ली गवर्नमेंट खुश। ठीक है जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया 5 रुपए, तो ये वाले एज इट इज 7.5 माइनस 5 2.5 रुपए, 9 माइनस 7.5 1.5 रुपए, तो इसके पास भी 5 जमा 2.5 जमा 1.5, ये रिवेन्यू गया। ठीक है बच्चों, अब अगर डिफरेंट स्टेट हो जाए तो कौन सा रिवेन्यू कौन सी सरकार के पास जाएगा? डिफरेंट स्टेट हो जाएगा तो दोस्तों सीजीएसटी एसजीएसटी तो नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, अब आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा तो आइए हम देखते हैं कैसे। डिफरेंट स्टेट ट्रांजैक्शंस, ए ने 100 रुपए का माल बेचा, आईजीएसटी 10%, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग रख लें 10% का कोई रेट नहीं है। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिसीव 10 रुपए, सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिसीव 5 रुपए, 15 माइनस 10 150 रुपए का बेच दिया, 180 का बेचा, 18 माइनस 15 3 रुपए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला? 10 जमा 5 जमा 3। ठीक है दोस्तों, दिस शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो बी डिवाइडेड बिटवीन दिल्ली यूपी एंड हरियाणा गवर्नमेंट, विच इज इररिलेवेंट फॉर अस। अभी राइट नाउ हमारे लिए इररिलेवेंट है वो, कि वो दिल्ली यूपी और हरियाणा को कितना कितना रिवेन्यू मिलेगा, ये आएगा अभी आने वाला है, अगले दो लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे कि किस स्टेट को कितना रिवेन्यू मिलता है। मेजर प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ जीएसटी, अब ये क्यों आउटसाइड ऑफ जीएसटी रखने पड़े सर? अरे भैया जीएसटी आने ही नहीं देते अगर इनको अलग नहीं रखते तो। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, इन 3 आइटम्स को जीएसटी से बाहर रखा गया।
क्योंकि इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बहुत हैवी लगती थी और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी में बार बार चेंजेस करती रहती थी। और गवर्नमेंट्स का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत मेजर रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर से आता है ना। शराब से बहुत तगड़ा रेवेन्यू आता है, लिख देते हैं लाओ, शराब याद रखेंगे बच्चे, सर दारू की बात करते हैं, हा? चलो आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? आइए अब इसका डिफरेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है हमें। व्हाट इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स? ये आपके पेपर में क्वेश्चंस भी आता है। व्हाट इज जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए क्या होता था, अगर ए यूपी में है, उसने बी को दिल्ली में माल बेचा, ठीक है, तो वैट के अंदर क्या था, जहां से माल चलता था उसी स्टेट के पास रिवेन्यू जाता था। ए स्टेट से माल चला तो यूपी गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू चला जाता था, ठीक है जी। लेकिन दिस इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिन बेस्ड टैक्स, जहां से माल चला वहीं का टैक्स हो गया। लेकिन अब हम आते हैं जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर क्या प्रॉब्लम आई जी? जीएसटी के अंदर उन्होंने बोला जी इट विल बी ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब जिस स्टेट में कंजम्पशन होगी उस स्टेट के पास रिवेन्यू जाएगा। यानी कि ये माल अगर यूपी से दिल्ली गया तो रिवेन्यू मिलेगा दिल्ली की सरकार को, यूपी की सरकार को रिवेन्यू नहीं मिलेगा। दिस इज नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार आ चुका है, ठीक है जी। अब tax is collected by that government from where the movement of goods have started. GST consumption based tax from where goods are consumed. आपको पता है दोस्तों, जब जीएसटी आया सबसे पहली गवर्नमेंट कौन सी थी जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया? दैट वाज बिहार। यू नो व्हाई? क्योंकि बिहार के अंदर प्रोडक्शन था नहीं, कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। तो क्या हुआ, रिवेन्यू बिहार की स्टेट को मिलना शुरू हो गया, चाहे माल बनाओ चाहे ना बनाओ। प्रोडक्शन कोई स्टेट कर रही है, कंजम्पशन कोई स्टेट कर रही है, तो जीएसटी उस सरकार के पास जाएगा जिस सरकार के पास माल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इट इज नोन एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जो हमने अभी एग्जांपल किया था पीछे, वो उसका ये आंसर दिया हुआ है हमने, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार, कौन कौन था भाई। ए दिल्ली था, बी यूपी, सी हरियाणा। ए दिल्ली, बी यूपी, सी हरियाणा, ठीक है जी। अब ए ने माल बेचा बी को, सेल्स मेड बाय ए फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, ठीक है, दिल्ली टू यूपी, सॉरी दिल्ली टू यूपी माल गया था, ठीक है। तो किस सरकार के पास रिवेन्यू जाएगा? यूपी के स्टेट के पास, ठीक है दोस्तों। सेल्स मेड टू बी इन हरियाणा स्टेट, ठीक है, हरियाणा की स्टेट को अगर माल बिकेगा तो सी बी ने किसको बेचा? हरियाणा की स्टेट को। तो दोस्तों हम इस एग्जांपल को दोबारा लेते हैं। अब आपने ये चीज समझ ली है, अब बताइए इसका रिवेन्यू किस सरकार के पास कितना कितना जाएगा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए लिए हैं, 5 रुपए तो इसी के हैं, ठीक है, 5 रुपए इसके हैं, आधे आधे करने हैं ना भैया। एक एग्जाम्पल के तौर पे सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आधा आधा करना है। 5 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, 5 रुपए किस स्टेट गवर्नमेंट के जाएंगे? ये वाले में से यूपी की सरकार के पास, क्योंकि कंजम्पशन का हो रही है यूपी में, ठीक है। हरियाणा के अंदर अब 150 रुपए पे 15 रुपए जीएसटी लगाया, 5 रुपए इंक्रीमेंटल टैक्स आया। पहली बात, क्या हरियाणा की सरकार को 5 रुपए का 2.5 रुपए मिलेगा या 15 रुपए का 7.5 रुपए मिलेगा? और आप तो बहुत गंदी वाली मैथ की कैलकुलेशन करा रहे हो बच्चों, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। दोबारा समझिए,
ए का तो 10 रुपए रिवेन्यू आया, वो चला गया 5 रुपए यूपी सरकार के पास, 5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बी ने यूपी से माल भेजा, बी ने यूपी से माल भेजा हरियाणा में, ठीक है जी। तो बी और सी के बीच में जो रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 15 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा। 15 रुपए में से 7.5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के इनपुट मिलेगा, इस 10 रुपए का इनपुट मिलेगा, हमें इनपुट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक एंड पे कैलकुलेशन ऐसे होगी 7.5 रुपए हरियाणा की सरकार के पास और 7.5 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से इनपुट इसको मिल जाएगा। दैट इज नॉट एन ऑल एन इशू, ठीक है दोस्तों। तो सेट ऑफ टैक्सेस को हम बाद में देखेंगे दोस्तों। बेसिक्स ऑफ जीएसटी आई होप सब क्लियर हो चुका है। आइए अब आगे पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स। ये बहुत जरूरी है। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट क्या होता है? जो लॉ की लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं बेयर एक्ट। एज इट इज, जो लॉ ने लिख दिया वही चीज माननी है। तो इसमें ना कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है 7, 8, 9, 10, वो मैं आपको कराना चाहता हूं ताकि जब हम बुक्स पढ़ें जीएसटी के ऊपर, लॉ पढ़ें, तो हमें अच्छे से समझ में आए दोस्तों। सबसे पहला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी सेक्शन। मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग, कहीं पर भी खड़ा नहीं होगा, एनीथिंग कंटेन्ड, कुछ भी लिखा हुआ हो, इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंदर, और एनी सेक्शन, मतलब ये अपनी जो जीएसटी की किताब है उसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ हो किसी भी सेक्शन के अंदर, वो मान्य नहीं होगा। जो अब बताया जाएगा वो मान्य होगा। ये जब क्लासेस कराएंगे तब भी आपको कराएंगे। विदाउट प्रिजुडिस टू सेक्शन, बिना इस सेक्शन को हानि पहुंचाए हुए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब हम इसके बारे में रूल्स में बताएंगे, इसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन अलग से डॉक्टर की तरह बना के देंगे, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रोविजंस हम कहीं और लिख के देंगे। रूल्स आर मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट की अमेंडमेंट करनी होती है वो पार्लियामेंट के रूट के थ्रू होती है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब, जब ये पूरे लेवल से जाता है तभी तो कहते हैं ना पार्लियामेंट में लड़ाई हो गई, पार्लियामेंट में लड़ाई हो गई। वो पार्लियामेंट में आपस में दोनों कांग्रेस, बीजेपी, अटरम शटरम जो भी पार्टीज है सब आपस में लड़ पड़ते हैं। एक्ट इज मेड बाय पासिंग फ्रॉम लोकसभा, राज्यसभा एंड देन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है बच्चों। अंटिल साइंड बाय प्रेसिडेंट इट डज नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ लॉ, जब तक प्रेसिडेंट साहब के हमारे साइन नहीं होंगे तब तक हमारा एक्ट वैलिड नहीं होगा। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन लॉ? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों कि कभी कभी देखिए जीएसटी 2017 से बना है, लॉ मेकर से हो सकता है कुछ गलती हो गई हो किसी सेक्शन वगैरह में, तो वो क्या कहते हैं, हम ये अमेंडमेंट लाना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 2017। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन लॉ। सेक्शन 2 इज ऑलवेज यूज फॉर डेफिनेशंस। आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे उसमें सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस के लिए रिजर्व होता है, उसके अंदर डेफिनेशंस ही बताई जाती हैं। फॉर ए डिफॉल्ट देयर कैन नॉट बी मल्टीपल पेनल्टीज। दोस्तों एक ही डिफॉल्ट के लिए मल्टीपल पेनल्टीज नहीं लगा सकती, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कहीं पे पेनल्टी लगाती है, कहीं पे फीस लगाती है, ठीक है। तो कहीं पे पेनल्टी लग रही है, कहीं पे फीस लग रही है, इसलिए लग रही है क्योंकि एक ही डिफॉल्ट के लिए 2 बार पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। डिपार्टमेंट्स आर बाउंड बाय सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। दोस्तों क्या होता है, सीबीआईसी या जीएसटी डिपार्टमेंट जो भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशू करते हैं, वो सभी डिपार्टमेंट के ऊपर तो बाउंड है, असेसीज आर नॉट बाउंड। हम चाहे तो उसके अगेंस्ट अपील करके फाइट कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है, अपील करके फाइट का मतलब क्या है? बेटा लॉ में कुछ गलत लिख दिया उन्होंने, लॉ में कुछ गलत लिख दिया, इसका मतलब क्या समझोगे आप? एक्ट में कुछ गलत लिख दिया। सर्कुलर और नोटिफिकेशन में अगर कुछ गलत लिख दिया दैट इज चैलेंजेबल। व्हाई? बिकॉज वो रूलिंग पार्टी ने बनाया, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। एक्ट में कुछ लिख दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी गई हमारे, वो हम अमेंड, वो उस पे हम कभी नहीं जीत पाएंगे दोस्तों। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कर दिया अमेंडमेंट तो वो अपने को पालन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपने देश में क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन। ना आप बड़े हो, ना मैं बड़ा हूं, ना प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा नहीं है, प्रेसिडेंट भी बड़े नहीं है, सबसे बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान। हम सब संविधान से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर
वी आर नॉट बाउंड, असेसी का मतलब कौन होते हैं, हम एज अ टैक्स पेयर, नॉट बाउंड बाय सर्कुलर नोटिफिकेशंस, आप चाहो तो लड़ाई कर सकते हो। इसीलिए जो रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अमेंडमेंट की पावर जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से साइन होने के बाद ही बनती है, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट्स आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नाइदर वी, हम भी नहीं जा सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड आवर प्रिलिमिनरी राइट्स आर फॉरमोस्ट, हमारे राइट्स क्या क्या है जो आप केसेस में अपना यूज कर सकते हो। राइट्स टू इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, freedom of religion, cultural and religious educational rights, right to constitutional remedies। जीएसटी के लिए आर्टिकल इन्होंने 246 ए में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करी। अब आप समझ में आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अमेंडमेंट करी होगी? अरे भैया जीएसटी को पावर ही नहीं मिलेगी, जीएसटी लगाओगे कैसे? उसमें इन्होंने लिखा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, इन्होंने नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ नहीं लिखा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254, मतलब इन दोनों आर्टिकल्स को हम ओवररूल कर रहे हैं। पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या ये सर्विस है क्या? सर्विसेज, एक सर्विसेज पे टैक्स नहीं, एक सर्विस पे टैक्स नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज पे टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में ऐसे है, बहुत सारे बंदे इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोनाउंस करते हैं, गलत है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट्स नेम इज imposed by the union or by such state. Parliament has exclusive power to make laws with respect to goods and service tax where the supply of goods or of services or both takes place in the course of interstate trade or commerce. Interstate IGST, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर माल जा रहा है दैट इज नोन एज इंटरस्टेट, और सेम स्टेट में अगर माल सेल हो रहा है तो दैट इज इंट्रास्टेट। आएगा सब, अभी मैं धीरे धीरे आपको ओवरव्यू दे रहा हूं एक, ठीक है? अभी हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे दोस्तों। इसी के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931 है सर, 1931। क्या कर रहे हो सर, इतना पुराना एक्ट पढ़ा के हमको क्यों बोर कर रहे हो सर? सर ये जरूरी है आपको जानना, ये बहुत जरूरी है आपको जानना, बहुत जरूरी चीज है ये। इसमें क्या लिखा था दोस्तों इन्होंने, जो मैं आज तक इसको लेके चल रहा हूं, वाई। अभी दिखाते हैं आपको वाई। सबसे पहली बात दोस्तों, इस सेक्शन 2 के अंदर देखो क्या मिला आपको, डेफिनेशन, ठीक है? चलो सर एक चीज तो समझ में आई, सेक्शन 2 इज रिजर्व्ड फॉर डेफिनेशंस इन ऑलमोस्ट ऑल दैट, ठीक है जी। अब क्या था दोस्तों, हमारे यहाँ हर साल बजट प्रेजेंट होता है। पहले 28 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता था, अगर किसी दोस्त को याद हो। अब वो 1 फरवरी को शिफ्ट कर दिया गया, अब 1 फरवरी को हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब 1 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके अंदर कुछ टैक्स के रेट चेंज किए जाते हैं हर साल, किसी न किसी चीज के, किसी न किसी आइटम के चेंज किए जाते हैं दोस्तों। जब एक्साइज और कस्टम्स थे, सर कस्टम्स के आ गया अब ये नई चीज। देखो दोस्तों, जब आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हो ना, किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, मतलब किसी और कंट्री से माल, या चाइना से बहुत आता है ना माल, आपके हाथ में जो फोन है चेक करो मेड इन चाइना है या कहाँ है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी पे होके आया होगा, ठीक है? तो अब भाई आप ये समझिए, एक्साइज और कस्टम्स एक टैक्स है। कस्टम्स जब भी कभी इनका टैक्स का रेट को बढ़ाया जाएगा या नए आइटम के ऊपर नया कस्टम लगाया जाएगा, मान लो पहले किसी आइटम के ऊपर कस्टम या एक्साइज नहीं थी, ठीक है? आज फ्रेश बजट में 1 फरवरी को इन्होंने प्रेजेंट किया, तो इट विल हैव इमीडिएट इफेक्ट, मतलब पार्लियामेंट के रूट के थ्रू पास होने का वेट नहीं किया जाएगा। जो बिल में आ गया वो सेम डे या उससे अगले दिन से, सॉरी अगले दिन से, 1 फरवरी को बजट आया, 2 फरवरी से वो रेट बढ़ा हुआ माना जाएगा। अभी भी बहुत सारे आइटम्स हैं ऐसे जो एक्साइज में, जैसे लीकर हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये सब एक्साइज में अभी भी है, और अगर इनके अंदर कोई भी चेंज आता है वाई, वो अगले दिन से ही एप्लीकेबल हो जाता है, और आप पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनों में लगते हो इसी एक्ट की वजह से। आ जाते हैं सर हम तो, जैसे पता चल जाता पेट्रोल महंगा होने वाला, आज तक टंकी फुल करा ही लेते हैं, ठीक है? तो आइए इसको पढ़ते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन को छोड़िए। पावर टू मेक डिक्लेरेशंस अंडर दिस एक्ट,
where a bill to be introduced in the parliament on behalf of the government provides for the imposition or increase of a duty of customs or excise। सर सर्विस टैक्स क्यों नहीं लिखा इसके अंदर? सर जीएसटी क्यों नहीं लिखा इसके अंदर? आपका क्वेश्चन वैलिड है। 1931 ये एक्ट कब का बना हुआ है? 1931। क्या 1931 में सर्विस टैक्स था? आंसर इज नो। एक्साइज और कस्टम्स थे, ऑलमोस्ट उसी सालों के आसपास के थे। सर ये आज भी वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है बच्चों, बिल्कुल वैलिड है। गली में बच्चे कंचे खेल रहे हैं, उनको बताना कि बेटा एक्साइज के रेट अगले दिन से क्यों एप्लीकेबल होते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। Imposition or increase of the duties of customs or excise, central government may cause to be inserted in the bill a declaration that it is expedient in the public interest that any provisions of the bill relating to such imposition or increase shall have immediate effect under this act। मतलब कि they will have immediate effect। अगर कोई भी imposition या increase हो, क्या decrease हो तो क्या कुछ होगा? नहीं, डिक्रीज तो जब एक्ट बन जाएगा ना, जब प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे तब से एप्लीकेबल होगा। इंपोजिशन और इंक्रीज हो, लगाया जा रहा हो या बढ़ाया जा रहा हो, उसको सेम डे से इफेक्ट कर दो, सेम टाइम से इफेक्ट कर दो, अगले दिन से। सर चीटिंग, हाँ बच्चों चीटिंग है। चलो जी, अब ये डिक्लेयर्ड प्रोविजन। अच्छा एक और बात इसमें लिखी हुई है, इंसर्टेड इन द बिल डेक्लेरेशन, कि भैया एक डिक्लेरेशन इंसर्ट की जाएगी दैट इट इज एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। रिलेटिंग टू सच विल शैल हैव इमीडिएट इफेक्ट, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि इस एक्ट को इमीडिएटली फोर्स में ला दिया जाए, इस रेट को इमीडिएटली फोर्स में ला दिया जाए। अच्छा, ए डिक्लेयर्ड प्रोविजन शैल सीज टू हैव फोर्स ऑफ लॉ, उसकी पावर कब खत्म हो जाएगी? या तो एक्ट बन जाए। हाँ सर ये क्या बात हुई? व्हेन इट कम्स इनटू ऑपरेशन एज एन एनेक्टमेंट, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोल दे बाय नोटिफिकेशन, बाय मोशन पास बाय द पार्लियामेंट दैट इट शुड हैव सीज टू हैव फोर्स ऑफ लॉ, हमसे कुछ गलत चीज लिखी गई, प्लीज इसको रिवर्स कर दो। इफ इट हैज नॉट ऑलरेडी सीज टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ 75th डे, दोस्तों हमारा बिल प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी में विद इन 75 डेज अपना बिल पास हो जाना चाहिए। अगर 75 डेज तक वो बिल पास नहीं हुआ, दैट बिल इज वॉइड, मतलब इस बार फाइनेंस एक्ट पास ही नहीं होगा। इसीलिए हर साल 75 दिन के अंदर अंदर एक्ट बन जाता है दोस्तों। आप कभी भी नोट कर लेना, कभी भी खोल के देख लेना, इसी प्रोविजन की वजह से। नहीं तो हमारे जो लड़ाई झगड़ा करने वाले सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं वो कभी बिल पास ही ना होने दे, लड़ाई झगड़ा ही करते रहे। ठीक है, तो क्या लिखा है? If it has not already ceased to have the force of law, then on the expiry of the 75th day, after the day on which bill containing it was introduced, जिस दिन ये बिल प्रेजेंट किया गया था उसके 75 दिन के अंदर अंदर इसको पास करना मैंडेटरी है, अदरवाइज बिल इज वॉइड, बिल खत्म। दोबारा बिल प्रेजेंट करो, दोबारा पास करेंगे। तो 75 दिन के अंदर अंदर दोस्तों इसीलिए पास हो जाता है। सर एक बात बताओ, इंपोज कर दी किसी आइटम के ऊपर, मान लीजिए ए आइटम के ऊपर कोई नई एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स लगा दी, ठीक है, बाद में पता चला कि भैया ये तो गलत लगा दी और हमें लगानी नहीं थी, क्या इसके रिफंड मिलेंगे? क्योंकि देखो बिल जब तक आया है, जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता तब तक उसको पूरी पावर हम नहीं मान सकते। लेकिन डिक्लेयर्ड प्रोविजन को पावर तो दी गई है एक्ट के अकॉर्डिंग, तो पावर तो हमें देनी पड़ेगी उसको, उसकी बात भी माननी पड़ेगी। एक्ट बना, वो नहीं हुआ पास, ठीक है, एक्ट बना, लड़ाई झगड़ा हुआ, नहीं हुई सेटलमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती रही, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानी, या सॉरी एमपीज आपस में लड़ाई करते रहे
कि भैया नहीं नहीं नहीं, आपने गलत आइटम पे गलत रेट लगा दिया है, नहीं पास होने देंगे, नहीं पास होने देंगे, तो क्या रिफंड मिलेगा? रिफंड मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है। Where a declared provision comes into operation as an enactment in an amended form before the expiry of the 75th day after the day on which the bill containing it was introduced, refunds shall be made. Refunds shall be made of all duties collected which would not have been collected if the provision enactment has been the declared provision. ठीक है जी। अब मान लीजिए एक आइटम के ऊपर 10% का रेट था, इन्होंने प्रपोज किया और उसको 20% कर दिया, सॉरी 20 ना करो, इसको 15 करो मान लीजिए, तो रिफंड कितने का मिलना चाहिए भाई? 10 तो पहले से चल ही रहा था, 15 इन्होंने प्रपोज किया था, फाइनल किया जी 10 ही रहेगा, तो रिफंड 15 का पूरा तो मिलेगा नहीं, 5% का रिफंड मिलना चाहिए। ठीक बात है दोस्तों। तो रिफंड, एडवर्स रिफंड्स मे बी मेड अंडर दिस सबसेक्शन shall not exceed the difference between the rate of such duty proposed in the declared provision and the rate of such duty in force। मतलब जो प्रपोज हुआ था 15% and the rate of such duty in force 10% when the bill was introduced, यानी कि 5% का रिफंड देंगे। ठीक है, इसके अंदर नहीं लिखी हुई है लाइन, मैं वही चीज देख रहा था, प्रोविजन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल अप्लाई। अब सर ये इतना भारी वर्ड क्यों बता रहे हो आप, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा। दोस्तों अच्छे से अगर करना है, दुनिया से अगर अलग चलना है, भीड़ से अगर अलग चलना है, तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अनजस्ट एनरिचमेंट क्या होता है, प्रोविजंस ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब एक बात बताइए, 1 फरवरी को मेरे प्रोडक्ट के ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी 10 से 15 कर दी। ठीक है जी, 10% से 15% मेरी एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कर दी। ठीक है जी, मैंने अपने कस्टमर से 15% टैक्स लिया, गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया। एक्साइज की भी रिटर्न मंथली जाती है। सरकार कहती है भाई कोई बात नहीं, आपको 5% का रिफंड देंगे, लेकिन वो टैक्स आपने भी तो आगे से कलेक्ट किया और हमको जमा किया, आपने अपनी जेब से तो नहीं दिया ना 5%। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम आगे से लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और सरकार के पास जमा करा देते हैं। गवर्नमेंट कह रही है आपने किसको बेचा था माल? मैंने कहा जी रामू को बेचा था। ये तो ठीक है, रामू को रिफंड देंगे भाई, रामू को रिफंड देंगे। रामू ने आगे तो नहीं बेचा था? रामू ने बोला हाँ मैंने भी आगे बेचा था। तो कहते नहीं रामू को नहीं देंगे, फिर तूने किसको बेचा था? शामू को बेचा था, शामू को देंगे भाई रिफंड। तो होगा क्या दोस्तों, अनजस्ट एनरिचमेंट की वजह से इस रिफंड को ले पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो बात? गवर्नमेंट का भी कहना ठीक है भाई, जब आपकी जेब से तो टैक्स नहीं गया ना, किसी और की जेब से गया, तो उसी को वापस देंगे ना भैया, या तो पकड़ के लाओ उसको दे देंगे रिफंड। अब सर आपने इतनी बड़ी गाथा तो गा दी, इसका यूज क्या है? हम कंचे खेलने भी नहीं गए सर आज, बताओ सर, हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं सर, बैट बॉल भी खेलना है सर, क्रिकेट भी खेलना है, फुटबॉल भी खेलना है। आपने इतना सारी ज्ञान दे दिया आज, लेकिन इसका यूज क्या? ये तो एक्साइज और कस्टम्स पे है, आप पढ़ा जीएसटी रहे हो, ले जाते हो एक्साइज कस्टम्स में उठा उठा के। अब सुनो दोस्तों, प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 2023 एक नया एक्ट बन गया है। वो नया एक्ट क्या बना है, वो सेम टू सेम इसको कॉपी करके बना है, सेम टू सेम, कॉपी कैट, कॉपी कैट। ठीक है जी, लेकिन दोस्तों फ्यूचर में इसमें जीएसटी घुसाया जाएगा, ये आपको अभी बता रहा हूं कि whenever there is imposition or increase in the duties of customs or excise or GST, a declaration will be passed in the bill that it will have immediate effect। ऐसा कुछ ये बन जाएगा। तो होगा क्या, जब 1 फरवरी को जीएसटी के रेटों में कोई प्रावधानों में चेंज किया जाएगा, तो हो सकता है सरकार उसको भी इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई करे। समझ रहे हो? इसीलिए प्रोविजनल कलेक्शन टैक्सेस एक्ट 2023 बनाया गया है। 1931 के अंदर अमेंडमेंट कर पानी मुश्किल थी सरकार के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो पहले इसको नया एक्ट बना दिया एज इट इज कॉपी करके, अब इसके अंदर अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं जीएसटी की क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद।
Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.